Hello, welcome to Indian Education Outlook. Lockdown has turned out to be a great disruptor. It has affected people from all walks of life. But the one community it has hit the hardest is that of students. Exams have been stopped midway through, results have been delayed, and admission schedules have gone haywire. So, what does lockout mean to students? Today, we have with us a very distinguished guest, Mr. Anand Kumar of Super 30 Fair. He needs no introduction. He has helped about 500 students to crack the coveted IIT and other engineering examinations in the past 2 decades. Welcome to this program, Mr. Anand Kumar. आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि लॉकडाउन में सभी चीज बंद हो गई हैं और खासकर जो विद्यार्थियों का वर्ग है यह सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। सीबीएसई के एग्जाम्स बीच में ही रोक दिए गए, आईआईटी और एडवांस के डेट्स अब रीशेड्यूल किए गए हैं। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि आने वाले दिनों में इस सेशन के और अगले सेशन के जो विद्यार्थी हैं कैसे इससे निपटेंगे। इसका क्या असर आपको लगता है विद्यार्थियों पर पड़ेगा, खास के वैसे विद्यार्थियों पर जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल में हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि अभी जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बहुत लाजमी है और अभी जरूरी भी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, गरीबी है। बावजूद इसके अगर हम लोग लॉकडाउन को नहीं पालन अच्छे से करते हैं तो समस्याएं और ज्यादा बढ़ सकती है। इस हालात में अच्छी स्थिति है, लेकिन अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनके मन में ये बात नहीं बैठ रही है कि आखिरकार जो परीक्षाएं होने वाली थी वो रुक क्यों गई। किसी बच्चे का 2 पेपर बचा हुआ है, किसी का 4 पेपर बचा हुआ है, तो स्थिति काफी नाजुक है, खराब है। लेकिन खुशी की बात है कि अभी हमारे माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि जुलाई में परीक्षाएं होंगी, तो अच्छी बात है, लोगों में संतोष आया है। लेकिन इस टाइम का बच्चों की जरूरत है कि इस टाइम का पॉजिटिव उपयोग करें, अच्छे से सेल्फ स्टडी करें, रिवीजन करें, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मुझसे ये कहा करते थे कि सर मुझे टाइम ही नहीं मिलता, या तो स्कूल में टाइम चला जाता है या फिर शाम को कोचिंग में, तो अभी वक्त है रिवीजन करके अपने आप को और अच्छा प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक जो आमतौर पे सुनने को मिलता है कि ये संसद की स्थिति में एक बच्चों को डिस्ट्रैक्शन हो गया है। जो विद्यार्थी बिल्कुल तैयारी में जुटे थे आईआईटी की, मेंस उन्होंने एक बार दे दिया था, उनका डेट फिक्स था, ये स्थगित होने के कारण बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो गई उनमें और उनका फोकस ऐसा नहीं रहा उस एग्जामिनेशन पर। आपको लगता है कि ये प्रभावित करेगा उनके परफॉर्मेंस को? आपका प्रश्न बहुत उचित है। बहुत सारे बच्चे परीक्षा दे चुके थे, आगे की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों को हमारे माता पिता का, पेरेंट्स का काम है, टीचर्स का काम है कि उनको मोटिवेट करें और समझाएं कि ये बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नई चीज नहीं हो रही है, पूरे देश की यही हालात है, पूरी दुनिया की यही हालात है, और जीतता तो वही है जो कि हर एक परिस्थितियों में भी अपने आप को बनाए रखे। तभी मौका है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़कर दिखा देने का कि मुझमें टैलेंट है। तो बच्चों को टाइम टू टाइम आप लोग जैसे लोग भी मोटिवेट करते रहे, वेबिनार के द्वारा, लेक्चर के द्वारा, तो उनमें एक उम्मीद जागेगी कि अच्छा किया जा सकता है। अंधेरा क्षणिक है, जितनी रात गहरी हो रही है, जितनी डरावनी हो रही है, अरे बच्चों आप समझिए, आप उतने सवेरा के करीब आ रहे हैं, इस भाव से आप लगे रहिए, सब अच्छा। आपने तो बहुत सारे उन विद्यार्थियों के साथ उन्हें मार्गदर्शन दिया है जो बिल्कुल ही गरीब और बिल्कुल ही हाशिए पे खड़े हैं, समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है। आपने ऐसे विद्यार्थियों को पिछले 17-18 साल में सुपर 30 के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू उन्हें मार्गदर्शन दिया है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्हें
मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग जैसे विद्यार्थियों की सुविधा नहीं उपलब्ध है, और जिन्हें जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त है कि उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है शिक्षकों से कॉलेज में या इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। वैसे विद्यार्थी क्या करें आनंद जी अभी? बहुत अच्छा लगा आपको कि आपने इस पत्रकार के तौर पर इस दर्द को समझा है, नजदीक से जाना है, और गरीबी को समझने का जो आप में क्षमता है वो अद्भुत है। क्योंकि मैं भी ये मान रहा हूँ कि जो महंगे कोचिंग क्लासेस हैं, पैसे वाले के लिए क्लासेस, उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिया, स्कूल्स भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत तकलीफ उन बच्चों को हो रही है जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं है, लैपटॉप नहीं है, दूर दराज गांव में कनेक्शन इंटरनेट का नहीं है। लेकिन मैं एक सरकार से भी रिक्वेस्ट किया हूँ, एचआरडी मिनिस्टर साहब से अभी हाल में 2-4 दिन पहले, कि सर आप एक उपाय कर सकते हैं, क्योंकि गरीब से गरीब के भी घर में आज की तारीख में एक दूरदर्शन है, एक टेलीविजन छोटा सा है, तो आप चैनल एक शुरू करिए। जैसे अभी 24/7 एक चैनल चलता है, किसान चैनल, दूरदर्शन किसान, जिसमें किसान की समस्याएं, उनकी बातचीत होती है। तो ठीक उसी तरह से दूरदर्शन एजुकेशन चैनल चलना चाहिए, ये हमारा सरकार से आग्रह है। और सुबह 6-7 बजे से लेके रात 9-10 बजे तक उसमें एकदम अच्छे से सिलेबस बना के कि क्लास 4 का इतने बजे होगा, क्लास 7 का इतने बजे होगा, ये सब्जेक्ट इतना रूटीन देके और पढ़ाई होनी चाहिए। इसका 2 लाभ है, गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, अच्छे से कर सकता है पढ़ाई, और साथ साथ जो देश के बहुत नामी गिरामी टीचर है, उनसे उन बच्चों को भी पढ़ने का अवसर मिल सकता है जो कि ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी हालतें बहुत खराब। एक और सवाल है, अगर ये हम लोग जुलाई में ये आईआईटी मेंस का एग्जाम हो रहा है या नीट का एग्जाम हो रहा है, इसके कारण एडवांस के भी डेट्स आगे बढ़ जाएंगे और सेशन भी इस बार लेट हो जाएगा आईआईटी का। तो ऐसी स्थिति में क्या उसी सिलेबस को रखेंगे आईआईटी, फिर अगले साल से कैसे सही समय पर शुरू हो पाए? कुछ बदलाव करेंगे अपने पाठ्यक्रम में आईआईटी? वो लोग बदलाव तो नहीं करेंगे, जैसे जितनी हमारी जानकारी उस जानकारी के अनुसार, लेकिन इतना जरूर करेंगे कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर कुछ अलग से उन लोगों को कुछ लैब में ले जाकर जल्दी जल्दी कुछ सिलेबस खत्म करने का प्रयास करेंगे। और जैसे फर्स्ट ईयर का कोर्स मान लीजिए कि 6 महीने में खत्म हुआ हो, तो सेकेंड ईयर में भी कुछ फर्स्ट ईयर के चीजों को पढ़ाएंगे, कुछ थर्ड ईयर में भी बताएंगे, तो एक अलग से सिलेबस तैयार करेंगे, ये आपका कहना जरूरी है। क्योंकि नए परिस्थिति के अनुसार अगर अलग से प्रोग्राम नहीं बनाया जाए, कुछ सिलेबस को चेंज नहीं किया जाए, कुछ रूटीन में परिवर्तन नहीं लाया जाए, तो चीजें बेहतर नहीं हो पाए। और कैसे आप देखते हैं जब एक बार स्थिति सामान्य हो जाएगी, सामान्य का अर्थ है कि जब लॉकडाउन खत्म होगा और आईआईटी का नया सेशन शुरू हो जाएगा, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो रहेगा ही आने वाले महीनों में। क्या आईआईटी और बाकी संस्थानों के कैंपस में आप किसी तरह का चीज जो है वो परिवर्तन आप देख रहे हैं कि आने वाले समय में परिवर्तन होगा? क्लासरूम में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगा? जब तक इस वायरस से लड़ाई जीती नहीं जा सकती है, तब तक क्या होगा कैंपस में? बड़ी तकलीफ होगी। हमारे समझ से बहुत दिनों तक ऑनलाइन ही क्लासेस का सहारा लेना पड़ेगा। हो सके आने वाले टाइम में आईआईटी ऑनलाइन टेस्ट ले रहा है, नीट ऑनलाइन टेस्ट ले रहा है, ऑनलाइन रिजल्ट निकल जाए, और हो सके उन लोग अनाउंस करे कि भैया अभी 6 महीने हालतें खराब है, 4 महीने और खराब है, 4-6 महीने जब तक इस स्थिति से हम लोग निपट न जाए पूरी तरह, तब तक आप लोग ऑनलाइन क्लासेस करिए। क्योंकि क्लासरूम में बच्चों को डिस्टेंस मेंटेन करके बैठाना, फिर एक ही हॉस्टल, अब आईआईटी लीजिए या मेडिकल कॉलेज लीजिए, कहीं भी हॉस्टल में फर्स्ट ईयर के बच्चे जाते हैं तो 2-4-5 बच्चे एक कमरे में रहते हैं, तो बड़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए अभी ऑनलाइन का सहारा लेके ही, या कहीं ऑनलाइन का भी फ्यूचर है, कुछ दिन काम चलाया जाएगा। और जब तक वैक्सीन या कोई मेडिसिन नहीं आ जाता है, जिसकी संभावना है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन और मेडिसिन वगैरह आ जाएंगे मार्केट पे, तब चीजें सामान्य हो जाएंगी और फिर जैसे हम लोग पहले जीते थे
वैसे जी पाए। आपका जो अनुभव रहा है सुपर 30 में विद्यार्थियों से उनको पढ़ाने का अनुभव रहा है, वो पूरी तरह आप 24 घंटे उनके साथ रहते थे, जो सुपर 30 के जी 30 विद्यार्थियों का सिलेक्शन करते थे। वो स्थिति आज नहीं हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस डिस्ट्रप्शन में बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं। तो फोकस्ड रहने के लिए आपसे चाहेंगे कि कुछ आप उन्हें अपना गुरु मंत्र दें, कैसे फोकस्ड रहें पढ़ने पर? ये हम बोलने में मुझे गर्व होगा कि मेरा सौभाग्य रहा है कि आप जैसे पत्रकार हमारे यहाँ पहले भी कई दफा आए, सुपर 30 के बच्चों के साथ मुलाकात की, रिजल्ट के टाइम में आए और पूरी चीजों को समझने का प्रयास किया। तो आपने देखा कि उस समय तो हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन आज क्या है कि बच्चे हम लोग साथ नहीं रह पाते वो ऐसे हालात में। ना सिर्फ सुपर 30 की बात, बल्कि देश के तमाम बच्चे या दुनिया के तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि वैसी परिस्थिति में अपना हौसला बनाए रखें। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। बहुत बार हम पॉजिटिव थिंकिंग खो देते हैं, हम अपने आप से हिम्मत हारने लगते हैं, वही चीजें खराब होती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखिए, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं और साथ साथ इस क्राइसिस में भी अभी आप समझिए कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है कुछ अच्छा करने का, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ नया करने का, क्योंकि इतना समय ही कहाँ किसी के पास होता है। अभी हम अपने खाली टाइम में जब भी घर पर रहते हैं तो आप लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ आर्टिकल्स अखबारों के लिए लिखते हैं, कई अखबारों के लिए लिखते हैं, वेबसाइट के लिए लिखते हैं, नए नए मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम दे रहे हैं। अभी हमने कुछ प्रॉब्लम्स दिया पिछले लॉकडाउन जब से शुरू हुआ उसके भी थोड़े पहले से, जनता कर्फ्यू के दिन से ही सोशल मीडिया पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स पर, उससे बहुत फायदा हुआ। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते रहिए और ये मन में बैठा लीजिए कि आज चीजें थोड़ी खराब है, सहूलियत कम है, लेकिन फिर कल अच्छा होगा। क्योंकि गौतम बुद्ध हमेशा बोला करते थे कि लाइफ में दुख और सुख दोनों है। जो दुख है, पेन है, सौरो है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको फील करते हुए अपने काम को रोके नहीं, आगे बढ़ाते रहे, सब अच्छा होगा। जो धैर्य बनाए रखेगा, जो इस कठिन परिस्थितियों में भी लड़ेगा, वही सिकंदर होगा, वही जीतेगा, वही लाइफ में अच्छा करेगा। और ऐसा हमारे देश के बच्चों में काफी क्षमता है, उन लोगों में काफी जिद है अच्छे काम करने की, तो जरूर अच्छा। इस परिस्थिति में हम चाहेंगे कि आप हमें अपने अनुभव के आधार पर बताएं आनंद जी, कि जिस समय आपने सुपर 30 की शुरुआत की थी 2002 में, उस समय की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में क्या गरीब और पिछड़े विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ परिवर्तन आया है? उन्हें ज्यादा एवेन्यूज है, उन्हें ज्यादा अवेयरनेस है, कैसा अनुभव रहा है? लोग अवेयर तो ज्यादा हुए हैं। अब भले ही हर गरीब के हाथ में एक स्मार्टफोन है, ये कोई जरूरी नहीं है, बट बावजूद इसके गांव में स्मार्टफोन पहुंच चुका है, कई लोगों के पास सोशल मीडिया है, तो अवेयरनेस है। पहले हम लोग सुपर 30 का टेस्ट लेते थे तो गांव गांव जाकर घूम कर बताना पड़ता था, पर्चा बांटना पड़ता था। मेरा भाई परमो काफी मदद करता था इस मामले में। लेकिन अब चीजें बदल गई है। अब आप अगर आप सोशल मीडिया पर चीजों को लिखेंगे, वेबसाइट पर देखेंगे, तो धीरे धीरे चीजें पहुंच जाएंगी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कंप्यूटर से दूर है। अभी भी गांव का एक गरीब तबका है, बहुत बड़ा तबका इसका है, जो ऑनलाइन की भाषा को नहीं समझता है। सरकार प्रयास कर रही है डिजिटल इंडिया के माध्यम से और कई माध्यम से, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उस प्रयास को सही दिशा में किया जाए और तेजी से किया जाए, ताकि हर गरीब, हर जरूरतमंद भी डिजिटली जुड़ा हुआ है। आपकी उपलब्धियों पर देश विदेश हर जगह मीडिया में लिखा गया। टाइम और न्यूज मैगजीन, न्यूज वीक जैसे मैगजीन ने आप पे फीचर किया। आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाया गया। आप पे पिछले साल एक फिल्म बनी बॉलीवुड में, जिसमें ऋतिक रोशन ने आपका रोल अभिनीत किया था। लेकिन ये यात्रा तो चुनौतियों से भरा रहा होगा। आपको कभी बाधाएं नहीं आई इस आप जो चाहते थे करना उसे करने में? बहुत सारी बाधाएं आई। ये तो सृष्टि का नियम है कि जब आप कुछ भी अच्छा काम करिएगा तो बाधाएं आएंगी।
हमारे भाई परमो पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ फिल्म रिलीज के पहले। लोग चाहते थे, कुछ लोग ऐसे 2 4 5 ही लोग हैं जो जीवन से हारे हुए रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं अपना, तो दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को तंग करना, ऐसे 2 4 लोग हर समाज में, हर कालखंड में रहते हैं। तो वैसे लोगों ने हमारे भाई पर हमला किया, हाईवा ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया, कई झूठे केस मुकदमा किया पटना हाई कोर्ट पे, गुवाहाटी हाई कोर्ट पे, लेकिन सब केस खारिज हुआ। फिर मेरा भाई 3 महीने भले ही बेड पर रहा, स्वस्थ हुआ और चीजें अच्छी हुई। तो अगर आप अपना काम करते रहेंगे, मैं माननीय नीतीश कुमार जी का काफी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काफी मदद की, और आज भी 4 अंगरक्षक दिए हुए जो हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो बहुत लोगों ने, आप जैसे पत्रकार लोगों ने, कई भाई बंधु लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और सबका आभार व्यक्त। और मुझे याद है जब सुपर 30 फिल्म बनने की घोषणा हुई थी और ऋतिक रोशन को चुना गया था आपका रोल करने के लिए, तो बहुत सारे विवाद खड़े हो गए थे और फिल्म बनने के दौरान भी बहुत सारे अन्य तरह के विवाद उत्पन्न हुए, जिससे फिल्म के प्रदर्शन होने में काफी विलंब हुआ और लोगों को लगने लगा था कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन अंततोगत्वा ये एक बहुत बड़ी हिट हुई, पिछले साल की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स में सुपर 30 आई थी। आपको अनुमान था कि आपके जीवन पर बनी एक फिल्म जिसमें बॉलीवुड का एक सितारा आपका रोल कर रहा है इतनी बड़ी हिट होगी? देखिए, जब जब चीजें को छोटी करने का प्रयास किया जा सकता है, किया जाता है, तब तक चीजें उतनी ही बड़ी होती है। ये सृष्टि का नियम। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे, आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा कहते थे कि बेटा याद रखना कि जितनी बड़ी चुनौतियां का सामना करोगे उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जितना बड़ा विलेन आएगा, उतना बड़ा हीरो बन के उठे। तो जब चीजें खराब हो रही थी, न सिर्फ हमारे साथ बल्कि हमारे फिल्म के डायरेक्टर के साथ, फिल्म के एक्टर के साथ, मेरे साथ, चारों तरफ से लोग लगे हुए थे इस फिल्म को रोक देने के लिए, बंद करवा देने के लिए, फ्लॉप करा देने के लिए। लेकिन इनकी संख्या लाखों में भी एक से कम थी। चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो आप जैसे लोग, हमारे पुराने विद्यार्थी, हमारे शहर देश के लोग, सब लोग का समर्थन मुझे मिला और फिल्म सुपरहिट हुई। और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म ये मैसेज देने में सफल हुई कि अगर आप में हौसला है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप संघर्ष करते रहें, सफलता जरूर आपको मिलेगी। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप लगे रहे। और आज देखिए कि आज भी स्टार गोल्ड और स्टार 2 क्या क्या जो चैनल है, हर हफ्ते 2 3 दिन फिल्म दिखाई जाती है और बच्चे उसको देखते हैं, फोन करते हैं, ईमेल भेजते हैं। तो माहौल काफी अच्छा बना। इसमें हम सब लोगों का धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस कठिन परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में मेरा साथ। लॉकडाउन से एक असर इस फिल्म के व्यवसाय पर हुआ, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप और ऋतिक चाइना जाने वाले थे, चीन में ये फिल्म प्रदर्शित होने वाली थी और बॉलीवुड के लिए चीन एक बहुत बड़ा मार्केट है। दंगल जैसी फिल्म ने करीब करीब 1500 करोड़ का बिजनेस वहां किया, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप नहीं जा पाए चाइना। सही आपने बताया। अब तक फिल्म रिलीज हो जाती, ये अप्रैल माह में या मई तक फिल्म रिलीज हो जानी थी। मार्च से इसके प्रमोशन के लिए हम लोगों को जाना था वहां, लेकिन ऐसी लॉकडाउन की स्थिति हो गई है। लेकिन रिलायंस कंपनी जो हमारी फिल्म को बनाया है, उनके सीईओ साहब ने बताया कि जैसे ही चीजें सामान्य होगी तो पहले दौर में लगने वाली फिल्मों में सुपर 30 होगी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी से चीजें सामान्य, न सिर्फ हमारे फिल्म के चलने के लिए बल्कि तमाम जीवन को व्यवस्थित होने के लिए, चीजें नॉर्मलाइज हो जाने के बाद, नॉर्मल हो जाएंगी चीजें, उसके बाद हम लोग फिर से नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ चाइना जाएंगे। ऋतिक जी भी जाएंगे, हमारे भाई प्रमोद भी जाएंगे, और हम लोग फिल्म डायरेक्टर भी जाएंगे। सब लोग मिल के वहां पर फिल्म को अच्छे से प्रमोट करेंगे और मेरा उम्मीद है कि वहां की भी जनता फिल्म को बहुत पसंद। अभी पिछले दिनों हमने उद्योगपति आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट देखा था कि कैसे आपने उनका एक ऑफर, वो चाहते थे कि सुपर 30 जैसी संस्था को और बड़ा किया जाए और उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प करने की पेशकश की थी, और भी उद्योगपतियों ने आपको और मुख्यमंत्रियों ने समय समय पर किया है।
मुझे बताइए कि आप क्यों नहीं चाहते हैं किसी से इस तरह की मदद लेना, जिससे क्या आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं, या खुद क्यों ऐसा आप करना चाहते हैं? देखिए, बिहार जैसे जगहों पे बिना किसी से पैसा लिए हुए, बिना किसी चंदा लिए हुए भी काम करने के बावजूद भी लोग आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते रहते, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पहले ही बता चुके, ऐसे 2-4 ही लोग हैं। लेकिन अभी मैं धन्यवाद देता हूँ आनंद महिंद्रा साहब का कि उन्होंने मुझसे मुलाकात की, ईमेल से हमेशा टच में बने हुए रहते हैं और हमेशा इनकरेज करते हैं अच्छे काम करने के लिए। जितने बड़े वो उद्योगपति है, उससे कहीं ज्यादा उनका बड़ा हृदय है। तो हमेशा इस बात को कहते कि आनंद, आपको कोई जरूरत होगी तो आप जरूर बताइएगा। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और भी कई हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे या योगी जी रहे, बहुत सारे लोगों ने ऑफर किया कि हम मदद के लिए तैयार हैं। तो अभी आने वाले समय में अगर सुपर 30 को बहुत बड़ा करने की योजना हम लोगों के पास है, तो जब ये स्थिति सामान्य होगी तो हम लोग एक स्कूल खोलने का प्रयास करेंगे, जिसमें बच्चों को क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई जाए, रेसिडेंशियल स्कूल। तो चीजें सामान्य होंगी और वैसी परिस्थिति में जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम आप लोगों से, सभी लोगों से भी हेल्प मांगेंगे। लेकिन जब तक चीजें खुद हमारे परिवार के प्रयास से, हमारे भाई के प्रयास से चल रही है तो चल रही है। आपके पिछले 18 साल के सुपर 30 की जर्नी के दौरान आपको बहुत सारे अनुभव हुए, जिस तरह के विद्यार्थी आपके पास आते रहे हैं। कोई एक वाकया, कोई एक अनुभव हम लोगों के साथ आप साझा करना चाहेंगे जो अभी तक आपको याद है, जो सबसे यादगार रहा है आपको? देखिए, ऐसे तो हर विद्यार्थी की कहानी अपने आप में बहुत अच्छी कहानी है, लेकिन एक अखबार के लिए हम हर दिन एक विद्यार्थी की कहानी लिखते हैं। तो आज जो कहानी लिखे उसी कहानी की चर्चा कर रहे हैं, ब्रजेश की। ब्रजेश जिसका पूरा नाम सरोज ब्रजेश था। तो जो ब्रजेश बहुत अच्छा लड़का, मेहनती लड़का, मजदूर का लड़का, ऐसा मजदूर का, उत्तर प्रदेश का लड़का जिसको खाने के लिए भी 2 शाम की रोटी नहीं मिलती हो, लेकिन मेहनत किया और बहुत ही अच्छे रैंक से आईआईटी बॉम्बे के लिए क्वालिफाई। ब्रजेश का जब रिजल्ट आया तो लोग बहुत खुश थे। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मजदूरी करने वाला का बच्चा इतने अच्छे रैंक से आईआईटी किया कि आईआईटी बॉम्बे में उसका एडमिशन मिल रहा है। बहुत खुशी थी। राहुल गांधी जी ने फोन किया कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ आनंद जी, बताइए उस बच्चे को। स्मृति ईरानी जी ने फोन किया। अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, उन्होंने बच्चे को बुलाकर लैपटॉप दिया, कुछ पैसे दिए। और तो और आमिर खान साहब ने भी मुझे फोन किया कि आनंद जी, उस बच्चे से मेरी बात करिए। तो मैंने बात करवाया और संजोग से आमिर खान बॉम्बे में रहते हैं और उस ब्रजेश का भी एडमिशन बॉम्बे में हुआ। तो आज के तारीख में जब भी ब्रजेश को मन नहीं लगता है, आमिर खान के साथ चाय पीने चला जाता है और फाइनल ईयर में पहुंच गया है। तो ये सब आप लोगों के दुआओं का ही असर है कि ऐसे ऐसे कई बच्चे हैं, 510 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा। नहीं, हमारी दुआओं से अधिक ये आपकी मेहनत का नतीजा है। और आपकी कहानी पूरी दुनिया जानती है। अभी पिछले दिनों कहीं मैंने पढ़ा कि एक हॉलीवुड में भी कोई फिल्म है आपकी लाइफ पे, जिसे हाँ, ये बनाने की बात बहुत, चल रही। जी जी, ये बहुत खुशी की बात है कि हॉलीवुड में भी कई लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है। बातें चल रही थी, नए ढंग से स्क्रिप्ट लिखे जाने की बात चल रही थी कि इसी बीच, अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस की स्थिति आ गई। तो भले कुछ टाइम लगे, अगले साल ही सही या 1 साल और बाद सही, इस पर काफी लोगों ने हॉलीवुड पे भी इंटरेस्ट दिखाया है। और मुझे लगता है कि इस पर भी कुछ अच्छा काम हॉलीवुड। आई मीन, सभी कहते हैं कि माय बेस्ट इज येट टू कम। सो आगे क्या आपका, व्हाट नेक्स्ट? आगे आपकी क्या योजना है? सुपर 30 को आप चलाते रहेंगे, कुछ नए आप प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? भविष्य की योजनाओं के बारे में आनंद जी आपसे हम जानना चाहेंगे। अ,
सुपर 30 भी चलाते रहेंगे, बल्कि इसको बड़ा करेंगे। हम लोग एक स्कूल में तब्दील करेंगे सुपर 30 को रेसिडेंशियल स्कूल में, जिसमें बच्चे क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़े, अच्छा करें। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे IIT की तैयारी करें, बल्कि कोई मेडिकल के लिए, कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जिस भी फील्ड में जाना चाहता है, जिस तरह की प्रतिभा है उनमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग अच्छा कर सके, उनको मदद कर सके, इसका प्रयास करेंगे। और साथ साथ ऑनलाइन के भी जरिए अपने पढ़ाने की जो हमारी समझिए कि जो ने हमने टेक्निक डेवलप किया है या पढ़ाने का जो मुझे मेरा शौक है, उससे ज्यादा बच्चे लाभ उठा पाए, इसका हम जरूर प्रयास। थैंक यू वेरी मच आनंद जी, आपने इंडियन एजुकेशन आउटलुक के लिए अपने बहुमूल्य विचार साझा किया हमारे साथ। हम आपके सभी भविष्य की जितनी आपके प्रोजेक्ट हैं उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।